हेलो बच्चों, हमारे जो चैप्टर 5 है इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हम पढ़ रहे थे प्रतिरोधकता, चालकता, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। उसमें हमने ये देखा था कि जो चालक है उनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। इसका अर्थ है कि यदि ताप घटाएंगे तो प्रतिरोधकता घटेगी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा ये तो बड़े काम की चीज़ है कि टेम्परेचर घटाने पर प्रतिरोधकता या धारा प्रवाह का जो विरोध है वो घट रहा है। उन्होंने देखा, एक साइंटिस्ट था आपके कॉमरलिंग ऑनेस, उसने देखा कि पारे की प्रतिरोधकता टेम्परेचर घटाते जाएं तो बहुत कम टेम्परेचर, कितना 4.2 केल्विन पर इसकी प्रतिरोधकता 0 हो जाती है या चालकता अनंत हो जाती है। अर्थात धारा प्रवाह में कोई रुकावट नहीं है। बैटरी से एक बार धारा प्रवाह कर दो तो बैटरी को कोई कार्य ही नहीं करना पड़ रहा और अनंत काल तक बैटरी जुड़ी रहेगी तो उससे धारा प्रवाहित होती रहेगी। ठीक, यदि कोई एनर्जी और कोई लॉस नहीं हो तो ये एक बड़े काम की चीज थी। तो अति चालक, तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? अति चालकता या सुपर कंडक्टिविटी, चालकता की अति हो गई है। तो क्या है अति चालकता? जब चालकों का ताप कम किया जाता है तो एकाएक या अचानक एक विशिष्ट ताप पर उस चालक की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। इस परिघटना को अति चालकता है। जब चालकों का ताप कम किया जाता है तो एक विशिष्ट ताप पर उस चालक की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। ठीक, इस परिघटना को अति चालकता एवं इस जो पदार्थ के चालक है उसे अति चालक कहते हैं, सुपर कंडक्टर। जैसे 4.2 केल्विन पर आपका जो पारा है Hg, वो क्या है? अति चालक होता है। अति चालकता खोज किसने की? कॉमरलिंग ऑनेस ने की थी 1911 में। किसने की थी? 1911 में कॉमरलिंग ऑनेस ने की थी। और किसके अंदर की थी? पारे में। कितने पर? 4.2 केल्विन पर पारा क्या? अति चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक, तो ये तो होगी अति चालकता और अति चालक। अब देखिए, एक आपका एक शब्द होता है मेसनर प्रभाव, जो बाद में हम पढ़ेंगे, या मेसनर इफेक्ट। तो मेसनर प्रभाव क्या है कि जब कोई पदार्थ अति चालकता का गुण प्रदर्शित करता है तो उस अवस्था में उस पदार्थ के अंदर आपका चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य हो जाता है। इस परिघटना को मेसनर प्रभाव कहते हैं। तो क्या है मेसनर प्रभाव? जब अति चालकता की अवस्था में पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इस परिघटना को या इस जो घटना है उसे मेसनर प्रभाव कहते हैं। ये मेसनर प्रभाव क्या है कि अर्थात पदार्थ पूर्ण चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है। इस कारण वो क्या करेगा? चुंबक को प्रबल प्रतिकर्षित करेगा। और इसका उपयोग जो आपकी मैग्नेटिक ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, उनको अधरगामी ट्रेन अर्थात पटरी पर उठकर चले ट्रेन, उसके रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा आपके अति चालकता एक नया कॉन्सेप्ट है। इसका उपयोग कहाँ हो सकता है? इससे हम शक्तिशाली चुंबक अर्थात आपके 10 टेस्ला तक का शक्तिशाली विद्युत चुंबक बना सकते हैं। और आपका शक्तिशाली विद्युत चुंबक बन जाएगा तो विद्युत चुंबक का उपयोग किससे होता है? ट्रांसफार्मर में, मोटरों में, जनरेटर में। अतः हम साइज में छोटे और अधिक पावरफुल मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर ये बना सकते हैं। और यदि अच्छी चालकता का गुण आ जाए तो उस अवस्था में पदार्थ में प्रतिरोध के कारण कोई ऊर्जा नहीं होगी। अतः ऊर्जा के संचरण में, विद्युत ऊर्जा के संचरण में या इलेक्ट्रिक एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन में इसका उपयोग होगा। इसका उपयोग कहाँ होगा? शक्तिशाली विद्युत चुंबक बनाने में, सुपर कंप्यूटर में, क्योंकि मेमोरी भी चुंबक पर डिपेंड करती है, सुपर कंप्यूटर में, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर अधिक दक्षता के बनाने में। ठीक, तो ये सारी आप भी देखो, इस तरह से हम इस अति चालकता का उपयोग है। तो एक छोटा सा टॉपिक है,
अब कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ ले, अतिचालक किसे कहते हैं, अतिचालकता से आप क्या समझते हो, पारा कितने ताप पर अतिचालक का गुण प्रदर्शित करता है। अब वैज्ञानिकों का प्रिय, क्योंकि 4.2 केल्विन बहुत कम ताप, इसलिए इतना कम ताप करना आसान नहीं होता। टेक्निकल प्रॉब्लम यही आ रही है इसमें कि ये सामान्य ताप पर अतिचालकता का गुण नहीं आ रहा। वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि यदि कमरे के ताप पर अतिचालकता के गुण को प्राप्त कर लें तो आपकी क्या होगी, एक बहुत जबरदस्त क्रांति आएगी, क्योंकि बिना ऊर्जा हानि के हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये थी आपकी अतिचालकता। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि यदि हमारे पास कोई तार है, उसको स्ट्रेच करें या खींचें तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, माना हमारे पास कोई तार है, उसकी लंबाई है L और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट है उसका A, और उसके पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है जिसका वो बना है, वो प्रतिरोधकता का मान क्या है, रो। तो पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा, तार का R बराबर रो L अपॉन A। अब यदि इस तार को क्या करें, खींच कर लंबाई को n गुना कर दें। क्या कर दें हम, तार को यदि खींचकर लंबाई को n गुना कर दें तो नई लंबाई क्या होगी, नई लंबाई L' मान लें, वो हो जाएगी NL। क्योंकि तार को जब खींचेंगे तो लंबाई तो बदलेगी लेकिन तार पतला होगा, अनुप्रस्थ काट क्या होगा, घटेगा। अब अनुप्रस्थ काट कितना हो जाएगा, क्योंकि तार को खींचने पर उसके आयतन में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। देखिए, ये आपका तार था तो ये उसका अनुप्रस्थ काट है, ये उसकी लंबाई है, तो आयतन कितना होगा, A गुना L। मान अब तार को हमने खींच दिया, इस तरह से n गुना जो भी कर दिया, तो इसका अनुप्रस्थ काट क्या हो गया, माना A', क्या हो गया, लंबाई L'। तो आपका A' इंटू L' किसके बराबर होगा, A इंटू L के। ठीक, तो यदि हम तार को खींच के n गुणा कर दें तो पुराना आयतन और नया आयतन तो बराबर होंगे। तो बोलो A' L' बराबर होगा AL। तो नया अनुप्रस्थ काट क्या होगा, A' बराबर AL अपॉन L'। ये हो जाएगा AL और L' की वैल्यू कितनी है, NL। L से L कैंसिल तो A बटा N, ये समीकरण 3। अर्थात यदि लंबाई को n गुना करोगे तो अनुप्रस्थ काट 1 बटा n रह जाएगा। ठीक, 1 बटा n गुना। तो नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध, क्योंकि आपकी प्रतिरोधकता वो तो पदार्थ का गुण है, तो पदार्थ तो वही है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, R' बराबर रो L' अपॉन A'। रो L' का मान है NL और A' का मान हो गया A बटा N। N ऊपर चला जाएगा और N स्क्वायर रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A किसके बराबर है, R के। तो नया प्रतिरोध क्या हो गया, R' बराबर बोलो N स्क्वायर R। देखिए, यदि हम तार को खींचकर n गुना कर दें तो प्रतिरोध कितना गुना हो गया, n स्क्वायर गुना। यदि तार को खींचकर दुगुना लंबा कर दें तो उसका प्रतिरोध पहले वाले प्रतिरोध का 4 गुना होगा। खींचकर 3 गुना लंबा करो तो नया प्रतिरोध 9 गुना आ जाएगा। कारण ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 फैक्टर काम कर रहे हैं, लंबाई n गुना बढ़ रही है अतः प्रतिरोध n गुना बढ़ गया, अनुप्रस्थ काट n 1 बटा n रह गया, ये भी प्रतिरोध को n गुना बढ़ा रहा है, तो n इंटू n स्क्वायर गुना। तो याद रखना है, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना कर दें तो नई अवस्था में प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब है आपका प्रतिरोधों का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस को यदि हमारे पास 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध हैं, ठीक, और तो किसी भी परिपथ में इन्हें 2 प्रकार से कनेक्ट किया जा सकता है। एक आपका श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन, जो आप 10th में पढ़ चुके हो। ठीक, तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का है,
पहला है आपका श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है आपका समांतर क्रम, इसको पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो आपको दो या दो से अधिक प्रतिरोधों से वांछित प्रतिरोध या इच्छित मान का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन्हें किसी भी परिपथ में दो प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, एक सीरीज में या श्रेणी क्रम में, और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम लेते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो क्या प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन एवं संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। अब संयोजन प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन क्या है? देखिए, यदि मेरे पास एक प्रतिरोध है बच्चों, ये आपका एक प्रतिरोध है, इसका मान है R1, दूसरा प्रतिरोध इसके आगे कनेक्ट कर दूं तो देखो माना है दूसरा प्रतिरोध है R2, फिर तीसरा प्रतिरोध इसके आगे कनेक्ट कर दूं। ठीक, तो ये जो आपके प्रतिरोध है, माना इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। ठीक, अब देखो ये बैटरी से माना यहाँ उच्च विभव है, निम्न विभव, तो सर्किट में क्या होगी, एक करंट आएगी, तो जो धारा यहाँ आएगी वो इधर जाएगी, वो इधर जाएगी। तो आप देखिए सभी प्रतिरोधों में धारा क्या होगी, समान। यदि हम विभिन्न अनप्रस्थ के पाइपों को एक लाइन में जोड़ दें तो भाई पानी तो सभी पाइपों में समान जाएगा, चाहे पाइप बड़ा हो चाहे सकड़ा हो। पाइप आपका नैरो होगा तो उसमें पानी की स्पीड बढ़ जाएगी। तो यही यहाँ हो रहा है कि जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें आएगी, वही करंट यहाँ आएगी। तो सभी प्रतिरोधों में क्या है, करंट समान। तो आप श्रेणीक्रम संयोजन की परिभाषा क्या दोगे कि प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा समान होती है। प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा समान होती है, श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से कनेक्ट होता है। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के क्या होगी, प्रथम सिरे से संयोजित होगा। जैसे इसका दूसरा इसके पहले से, इसका दूसरा इसके पहले से, तो ये क्या कहलाएगा, श्रेणीक्रम संयोजन। ठीक, अब संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है कि ये माना तीन प्रतिरोध है, R1, R2, R3, ये V वोल्ट की एक बैटरी है। ठीक, ये विभवांतर दे रही है परिपथ में। ये बिंदु A और B के बीच कितना विभवांतर है, V के साथ श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। तो ये तीनों प्रतिरोध मिलकर कितना प्रतिरोध लगा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, उसका श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो हम माना इसका एक तुल्य परिपथ माना कि तीनों परिपथ मिला के माना कोई प्रतिरोध लगा रहे हैं, ये R श्रेणीक्रम में, इसलिए RS का मतलब सीरीज। और वही बैटरी, ये देखो वही बैटरी है, उसकी वही वोल्टेज वो है और वही करंट जा रही है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इसका तुल्य परिपथ कहलाता है। ये क्या आपका प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन, किसका चित्र है, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। और ये क्या है, संयोजन का तुल्य परिपथ। ठीक, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, हम लिखेंगे माना R1, R2, R3 मान के तीन प्रतिरोध V वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणीक्रम में संयोजित है। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा एक समान होगी, लेकिन
प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर माना V1 है, तो ओम के नियम से V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। इसके सिरों पे विभवांतर माना V1, इसके सिरों पे विभवांतर V2, इसके सिरों पे विभवांतर V3। ठीक, लेकिन प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर प्रतिरोधों के मान के समानुपाती होगा। जिसका ज्यादा प्रतिरोध उसके सिरों पर ज्यादा विभवांतर, जिसका कम प्रतिरोध उसके सिरों पर कम विभवांतर होगा। यदि इनके सिरों पर विभवांतर V1, V2, V3 हो तो बोलो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। इसको आप समीकरण नंबर ले लोगे 1। यदि परिपथ का कुल विभवांतर V है, परिपथ का कुल विभवांतर V है तो बोलो, आप देखिए समझो इसको, माने बैटरी 10 वोल्ट की है तो यहाँ आपका 10 है, माना 10 है, ये 0 है और ये 0 है। सपोज करो यहाँ पर 5 वोल्ट खर्च होगी तो ये 5 हो गया, माने 3 वोल्ट खर्च होगी तो ये 2 हो गया और ये हो गया 0। तो यहाँ विभवांतर कितना आया, 10 में से 5 गया तो 5, 5 में से 2 गया तो 3 और 2 में से 0 गया तो 2, तो 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10। समझ में आ गया? तो माना ये जो कुल विभवांतर, ये विभवांतर प्लस ये विभवांतर प्लस ये विभवांतर किसके बराबर होगा, परिपथ के कुल विभवांतर के बराबर। तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 V2 V3 के समीकरण एक से मान रख दें तो V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 या V बराबर I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। I को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, देखो V बटा I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, समीकरण नंबर 3। अब संयोजन के तुल्य परिपथ से यदि सरणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RS हो तो संयोजन के तुल्य परिपथ से इसमें लगा ओम का नियम, V वोल्टेज I करंट कुल प्रतिरोध R, तो V बराबर IRS, I को उधर ले लो तो V बटा I बराबर RS। ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 में समीकरण 4 से मान रख दें, V बटा I बराबर क्या हो जाएगा, RS। तो क्या हो गया, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध परिपथ में संयोजित सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। और यदि परिपथ में n प्रतिरोध जुड़े हों तो क्या हो जाएगा, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 Rn। इस फॉर्मूले का जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका श्रेणीक्रम संयोजन हो गया। तो क्या है श्रेणीक्रम संयोजन, प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है, श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से संयोजित होता है। फिर तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सर्किट बनाओगे और ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम श्रेणीक्रम संयोजन की कुछ विशेषताएं बता देते हैं। अब है आपका प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन की विशेषताएं। नंबर 1, पहली विशेषता है कि सभी प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होती है, समान धारा प्रवाहित होती है। आपका श्रेणीक्रम संयोजन ध्यान रखना है, सभी प्रतिरोधों में धारा का मान एक समान होगा। नंबर 2, प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर, देखो V1 बराबर क्या था, IR1, V2 बराबर क्या था, IR2। ठीक, इसका मतलब V1 बटा V2 बराबर R1 बटा R2। ठीक, तो आपका प्रतिरोधों के सिरों पे विभवांतर क्या होगा, उनके प्रतिरोधों के अनुपात में होगा। जिसका ज्यादा प्रतिरोध उस पर ज्यादा वोल्टेज, जिस पर कम प्रतिरोध उस पर कम वोल्टेज। और कुल विभवांतर सभी अवयवों, सभी प्रतिरोधों पर विभवांतरों का जोड़ होगा। अब ये बड़े काम की चीज है क्या, कि जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो अकेली स्रोत की वोल्टेज को सहन नहीं करे। अब देखिए दीपावली को या शादी विवाह में हम डेकोरेशन में लड़ी के बल्ब लगाते हैं। अब घर में तो 220 वोल्ट की लाइट आ रही है,
अब वो छोटा सा बल्ब वो तो 5 वोल्ट का ही है, वो 220 वोल्ट को सहन नहीं कर पाएगा। आप सीधा लगा दो एक बल्ब को फट जाएगा। तो क्या करें, उन प्रतिरोधों को आप देखिए 22 गुणा 5 210 तो 220। तो यदि 22 बल्बों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो एक किस्से में कितनी आ जाएगी, 5 वोल्ट। तो जब आपकी कोई एक डिवाइस स्रोत की वोल्टेज को सहन नहीं कर सके तो एक से अधिक डिवाइसों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ताकि वोल्टेज उन पर बढ़ जाती है। जैसे आपके शादी ब्याह या आपके फंक्शन में जो लड़ियों में बल्ब लगाए जाते हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक। जबकि हमारे घरों में जो लाइटें होती हैं वो समांतर क्रम होती हैं क्योंकि वो सभी 220 वोल्ट पर काम करती हैं। तो ध्यान रखना, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभवांतर सभी विभवांतरों के सभी प्रतिरोधों पर विभवांतरों के जोड़ के बराबर होगा। नंबर 3 कि यदि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर होगा, ठीक। जैसे माना ये 1 है, ये 10 है, माना ये 1 लाख है, तो आपका कुल प्रतिरोध 1 लाख से भी ज्यादा आएगा क्योंकि कुछ उनको जुड़ेगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध परिपथ में जुड़े बड़े से बड़े प्रतिरोध से भी ज्यादा था। अतः जब हमें प्रतिरोध को बढ़ाना हो तो श्रेणी क्रम संयोजन को काम में लेते हैं। नंबर 4 यदि हमारे पास R R R एक समान मान के n प्रतिरोध जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा भाई, RS बराबर R प्लस R प्लस n बार आ जाएगा, n टाइम जोड़ेंगे तो RS बराबर क्या हो जाएगा, NR। R प्लस R 2R, 3 और 3R, n बार जोड़े तो NR। तो ये आपकी श्रेणी क्रम संयोजन की विशेषताएं हैं। कल हम बताएंगे आपका प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, फिर आपका मिश्रित संयोजन, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। उसके बाद फिर अपना इस चैप्टर में टॉपिक बचेगा आपके सेल, इलेक्ट्रिक सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या है, सेलों का विद्युत भाग बल, टर्मिनल वोल्टता और श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन, वो तो 2-4 वीडियो में आपके चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। इस चैप्टर को धीरे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब आपके प्रैक्टिकल होगा तो जितने भी वाइवा होगा वो सब इस पर बेस्ड होगा, इसलिए इसको डिटेल से समझना जरूरी है। थैंक यू बच्चों।